हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा कंटिन्यू था चैप्टर, इसमें टॉपिक आ रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आईयूपैक, आइसोमेरिज्म, लिगेंड्स, इनके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। आपने आई होप क्वेश्चंस भी बनाए होंगे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप एक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। केमिकल बॉन्डिंग में नॉर्मल जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका हाइब्रिडेशन निकालना, हाइब्रिडेशन के बाद में उनका ज्योमेट्री, उनका शेप आप देखना, उनका बॉन्ड एंगल्स देखना, ये वहाँ आप डिस्कस करते हो। लेकिन यहाँ की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ये हमें हाइब्रिडेशन बताएगी और शेप बताएगी। ठीक है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हल्का सा। ठीक है ना, तो चलो डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, हम देखते हैं आखिर है क्या। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो सेंट्रल एटम होगा मस्ट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। सेंट्रल एटम जो भी होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखिए, लिगेंड्स, जो भी आप लिगेंड्स लोगे, लिगेंड्स मस्ट हैव टेंडेंसी टू डोनेट लॉन्ग पेयर। अब यहां पे देखिए, दो चीजों को मैं बताता हूं आपको। सेंट्रल एटम जो होगा उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तभी तो वो एज ए लुईस एसिड की तरह काम करेगा, कहने का मतलब लॉन्ग पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा। और लिगेंड्स जो आप ले रहे हो, लिगेंड्स के पास में लॉन्ग पेयर होने चाहिए। अब लॉन्ग पेयर होने के साथ साथ उसके पास टेंडेंसी भी होनी चाहिए देने की, और लॉन्ग पेयर देने की टेंडेंसी होगी तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह। ठीक है, तो ये जब लॉन पे देगा लिगेंड्स अपना, और जो सेंट्रल एटम है वो लॉन पे लेगा, तो उनके बीच में बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे उसको आप बोलोगे सर ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और उस बेसिस पे आप हाइब्रिडेशन और उसकी शेप आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो टॉपिक, दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए और लिगेंड्स के पास क्या होना चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए लॉन पेयर डोनेट करने की। ठीक है, अब यहां पे हम आगे देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे जिनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है, तो उनका बेसिकली एक ही तरह का हाइब्रिडेशन बनेगा sp, जिसका शेप आप क्या बोलोगे, लीनियर शेप। क्या बोलोगे शेप इसका, लीनियर। हाँ, अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 मिलता है, अब देखिए आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, होने में हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन 4, कोऑर्डिनेशन 6, इन्हीं कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन 4 में अगर आप देखें तो हाइब्रिडेशन दो टाइप का हो सकता है, sp3 या हो सकता है dsp। ठीक है, ओके। अगर sp3 हाइब्रिडेशन हुआ तो शेप जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 हुआ तो शेप जाएगा कौन सा, स्क्वायर प्लेनर। आपको याद हो मैं आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर चुका हूं, कोऑर्डिनेशन 4 में दो तरह के हाइब्रिडेशन बन सकते हैं, sp3 और dsp2। sp3 dsp2 दोनों में ही शेप डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 आ जाता है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन 5 के कंपाउंड्स कम ही दिखेंगे आपको, लेकिन तो भी अगर कोऑर्डिनेशन 5 आता है तो हाइब्रिडेशन जो बनेगा sp3d, sp3d। ठीक है, या फिर बन सकता है कौन सा, dsp3। दोनों में से कोई भी हाइब्रिडेशन बने, दोनों की शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोऑर्डिनेशन 5 वाला। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, कोऑर्डिनेशन 2, कोऑर्डिनेशन 4 और कोऑर्डिनेशन 6 यही कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन 6 वाला, इसको जरूर देखिए। इसमें दो तरह के हाइब्रिडेशन बनेंगे, sp3d2 या फिर d2sp3। sp3d2 या फिर d2sp3, और दोनों ही तरह के हाइब्रिडेशन में शेप एक ही होगा, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। इसके शेप के बारे में हम आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन 2 में हाइब्रिडेशन sp, कोऑर्डिनेशन 4 में
दो तरह के हाइब्रिडेशन कौन सा, sp3 या फिर dsp2। कोऑर्डिनेशन 5 रेयर चांस में आएगा, कोऑर्डिनेशन 6 याद रखेगा। अगेन दो तरह के हाइब्रिडेशन कौन से, sp3d2 या फिर d2sp3। अब आप बोलोगे सर इनका यूज कहाँ होगा। देखिए ऐसा है कि जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे बीबीटी से, तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन 6 है तो ये दो ही तरह के हाइब्रिडेशन बनने चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा हाइब्रिडेशन बनता है तो गलत होगा। हाइब्रिडेशन केवल दो ही बन सकते हैं, sp3d2 या फिर d2sp3, याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें, देखिए आगे जस्ट अ मिनट। अब देखिए यहाँ पे वीबीटी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सीरीज बताता हूँ। एक सीरीज होती है कौन सी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसकी होती है, ये सीरीज होती है लिगेंड स्ट्रेंथ की, लिगेंड्स स्ट्रेंथ। आप लोगों ने मुझसे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। आयनिक में मैंने बताया था कि एसिड्स भी दो टाइप के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, और वीक जो होते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन तो भी हम इनमें ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं इनकी स्ट्रेंथ का। ऐसे ही लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स भी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। अब इनकी जो स्ट्रेंथ है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, लॉन्ग पे देने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे एसिड्स की स्ट्रेंथ कैसे देखते हो कि वो H+ कितने डोनेट कर पा रहा है, कितना डिसोसिएट हो पा रहा है। ऐसे ही लिगेंड्स की स्ट्रेंथ कैसे देखोगे कि वो कितना स्ट्रेंथ से लॉन्ग पे दे पा रहा है। तो लॉन्ग पे देने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स की एक सीरीज बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें वीक लिगेंड्स भी होते हैं आपके और स्ट्रॉन्ग पे लिगेंड्स भी थे, ठीक है ना। तो मैं लिगेंड्स की एक टेबल लिख रहा हूं, वहां पे देखिए ध्यान से। ये देखिए, अगर आप इस सीरीज को देखें, इस सीरीज में बताया तो मैं I- Br-, इनके नाम आप जानते होंगे, लिगेंड्स में लिखा है मेरा नाम, इनके लिगेंड्स लिखवाए थे, याद होगा आपको, आइडो, ये ब्रोमो, ये थायोसाइनेट, ये आपका क्लोराइडो या क्लोरो, ठीक है ना। ये S- नहीं है, H2- है, मतलब कौन सा, सल्फाइडो, ठीक है, फ्लोरो, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब लिगेंड्स आपने देखे थे। अब यहाँ पे लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर में लिखा है, और इस स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो H2 और H2 से पहले वाले जितने भी हैं, H2 और H2 से पहले वाले जितने भी हैं वो सभी WFL में आएंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स में आएंगे, ठीक है, याद रहेगा। और वाटर के बाद जितने भी लिगेंड्स होंगे, जितने भी लिगेंड्स होंगे आगे जो चल रहे लिगेंड्स, वो सब आएंगे SFL, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मतलब इनकी टेंडेंसी देखिए, मतलब वाटर के बाद जितने लिगेंड्स देखे इनकी टेंडेंसी देखिए, इनकी टेंडेंसी है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पे देने की, ये इजीली अपना लॉन्ग पे दे सकते हैं, जबकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है लॉन्ग पे देने की, जो वाटर से पहले वो वाटर के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है, यहाँ पे हम लिगेंड्स का स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ उसमें, ठीक है। और ट्रिक भी क्या है, ट्रिक देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें WFL की, जो वीक फील्ड लिगेंड्स मेरे पास है, ये वीक फील्ड लिगेंड्स, इस वीक फील्ड लिगेंड्स में जो लॉन पेयर देने वाला एटम है, वीक फील्ड लिगेंड्स में जो लॉन पे देने वाला एटम है, या तो वो X- है, देखिए दिख रहा है आपको, या वो सल्फर वाला एटम हो सकता है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, या फिर वो आपके
ऑक्सीजन डोनर हो सकता हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए हाइड्रोजन डोनर्स, इसमें सल्फर डोनर्स, ऑक्सीजन डोनर्स, ये देखिए। तो ये जो होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड्स में आएंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की अगर बात करूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में कौन से एटम होंगे जो लॉन पे देना पसंद करेंगे स्ट्रांगली? ये देखिए एन वाले। ईडीटीए का नाम होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, तो उसमें एन भी अपना लॉन पे देता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं एन वाला और सी वाला। ये देखिए यहां पे हम बात करें तो इस सी के पास लॉन पे है, ये साइनाइड में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड्स जो होंगे आपके पास, जिसमें एक्स, सल्फर या ओ लॉन पे देंगे, और एसएफएल कौन से होंगे जो एन या सी अपने लॉन पे देंगे, ठीक है। इनको याद रखने का एक ट्रिक और होता है, इनको याद रखने का एक ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। इस बार सचिन, कोहली, सहवाग फेल नहीं होंगे, एक ट्रिक है बस केवल। इस बार सचिन, कोहली, सहवाग फेल नहीं होंगे। इटालियन ऑक्स पानी में नाचती इधर, वापस सुन लीजिए। इटालियन ऑक्स पानी में, वाटर मतलब पानी होता है, नाचती इधर। नहीं पाई इंडिका, इंडिका एक कार आती थी पहले, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन उसके नहीं निकल रहा। नहीं पाई इंडिका, नहीं चाइनीज कंपनी, ठीक है। तो ये एक ट्रिक मैंने बनाया है बस केवल इस लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को याद रखने का, और ठीक है ना। अब होगा क्या, देखिए इस सीरीज से क्या मिलने वाला है आप लोगों को। इस सीरीज से आप लोगों को ये पता लगेगा, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अपना लॉन पेयर देंगे, लॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है, तो जो सेंटर एटम है उसके पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरिंग कर लेंगे। इसको याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स में जो सेंटर एटम है और सेंटर एटम के पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी बचे हुए अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब क्या कर लेंगे? पैरिंग कर लेंगे, क्योंकि जो लिगेंड्स है वो स्ट्रांगली अपने लॉन पे देने वाला है, ठीक है। तो उस एनर्जी से क्या होगा, जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लेते हैं? पैरिंग कर लेते हैं, उनकी पैरिंग एनर्जी बढ़ जाती है, और पैरिंग एनर्जी बढ़ेगी तो पैरिंग कर लेंगे। जबकि ऐसा WFL में नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में पैरिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे से याद रखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दिखे कॉम्प्लेक्स में तो पैरिंग पॉसिबल है, और जब WFL दिखे तो पैरिंग पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, इसमें आपके दिमाग में होगा कि सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। चलो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हमने देख ली, अब क्वेश्चन कैसे आने वाले देखिए ध्यान से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया K4FeCN का होल 6। K4FeCN का होल 6 में VBT अप्लाई करने वाला हूं, ध्यान से देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे करने पड़ेंगे। K4FeCN का होल 6 वो पूछेगा आपसे इसमें कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, वो पूछेगा आपसे कि इसका शेप क्या होगा, वो पूछेगा आपसे कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, वो पूछेगा आपसे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वो पूछेगा आपसे ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, आउटर या इनर, वो आपसे स्पिन पूछेगा इस कॉम्प्लेक्स की, इसकी स्पिन कैसी होगी, हाई या फिर लो। कहने का मतलब ये सभी चीजें वो इससे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब किस तरह मैं इसका जवाब दूं, तो मैंने जो कॉम्प्लेक्स लिया है K4FeCN का होल 6, तो देख लीजिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, कैसे आपको करना है, कैसे प्रोसीड करना है आगे। K4FeCN का होल 6, इसमें जो सेंट्रल एटम है उसको लीजिए, ये ना मेरे पास Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z = 26। एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं, ऑर्गेनेटिन 3d6 4s2, ये पता होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, और क्या निकलते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 3d6 4s2। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा Fe पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, Fe पे ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, x - 6 इक्वल टू -4, x - 6 इक्वल टू
-4। तो कितना आना है आपके, देखो निकाल के देख लेते हैं। x - 6 = -4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +2। +2 का मतलब क्या है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2। और +2 का मतलब ये होगा कि आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये क्या बचेगा, 3d6 4s0। ये देखिए, तो मेरे पास Fe+2 जो बचा, Fe+2 क्या आ गया, 3d6 4s0 आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट लिखने के बाद में आप इन ऑर्बिटल्स के डायग्राम बना लीजिए। ये मेरे पास d6 से 3d6, d ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये 3d हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे क्या आगे है, 4s। 4s है, वैकेंट पड़ा हुआ है। 4s तो आगे 4p भी रहा होगा, कोई बात नहीं, लिख दीजिए आप। अरे भाई जिसमें 4th शेल आ गई, 4th शेल जिसमें आ गई, तो उसमें 4th शेल में 4p भी होगा, 4d भी खाली होगा और 4f भी आगे रहा होगा। ठीक है, तो 3d 4s 4p मैंने लिखा। अब आप ये देखेंगे इसके अंदर, अब आप ये देखेंगे कि लिगेंड्स किस नेचर का है। लिगेंड्स कौन सा है इसमें, Cl। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था मैंने आपको, कार्बन या नाइट्रोजन एटम जो होते हैं लॉन पे देने वाले, इनका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मतलब ये SFL होते हैं। साइनाइड देखा, Cn- कैसा लिगेंड होता है, SFL। और SFL की प्रेजेंस में क्या होगा, पैरिंग होगी। तो जो मेरे पास स्टैंडर्ड एटम है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन से अनपेयर, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन से वो पैरिंग कर लेंगे। याद रखिए, SFL जब अपना लॉन पे देने आएगा, उससे पहले स्टैंडर्ड एटम जो होता है मेरे पास, उसके पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैरिंग कैसे कराओगे आप, ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास आ गया। तो पैरिंग के बाद ये 3D कैसा दिखाई देगा आपको, 3D दिखाई देगा इस तरह का। ये देखिए 3D, ये है मेरे पास 4s और ये है मेरे पास 4p। ठीक है, समझ में आया आपको। SFL की प्रेजेंस में क्या हुआ, पैरिंग हो गई। तो मैंने करा क्या, मैंने अभी स्टैंडर्ड एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके बाद उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है उसके बेसिस पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए उस बाहर वाली शेल से, आउटर शेल से। और लिगेंड्स देखा, लिगेंड्स मेरे पास SFL है, तो मैंने क्या कर दिया, पैरिंग कर दी। अगर लिगेंड्स SFL नहीं होता तो पैरिंग बिल्कुल नहीं करता। तो यहाँ पैरिंग करने के बाद में अब आपके पास ऑर्बिटल्स जो खाली बचे हुए हैं, उन ऑर्बिटल्स का यूटिलाइज किया जाएगा। याद करो पहला कंसेप्ट क्या था, जो सेंटर एटम होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, बिल्कुल है इसके पास। वैकेंट डी भी है, एस भी और पी भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी। ठीक है, तो जब वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं और लिगेंड्स को साइनाइड, इसके पास क्या लॉन पेयर है, कितने लॉन पेयर गिवन करने हैं मुझे, 6, क्योंकि साइनाइड कितने हैं, 6। तो देखिए साइनाइड अपना लॉन पेयर देना आएगा, ये साइनाइड ने अपना लॉन पेयर दिया इसको 1, सेकंड लॉन पेयर, थर्ड लॉन पेयर, फोर्थ लॉन पेयर, 5 लॉन पेयर, 6 लॉन पेयर। जितने लॉन पेयर दिए जाएंगे वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, उन ऑर्बिटल्स को आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलोगे। कौन से ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपने सुना होगा ये जो हाइब्रिडेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अनपेयर, मतलब कि हाफ फिल्ड भी होते हैं, फुल फिल्ड भी होते हैं और वैकेंट भी हो सकते हैं। यहाँ वैकेंट है, ये देखिए वैकेंट है, इनको लॉन पे दिए जा रहे हैं ऑर्बिटल्स में, क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये बताइए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरऑल मिला के कौन सा हाइब्रिडेशन बनाएंगे, कितने ऑर्बिटल्स काम आए, 2 डी के, मतलब D2, एक S का और 3 P के। तो हाइब्रिडेशन कौन सा होने वाला है इसमें, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए मुझे जवाब मिल गया मेरा, तो यहाँ लिख सकता हूँ D2S। कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, 2 D ने, एक S ने और 3 P ने। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 6 लॉन पेयर गिवन करने थे मुझे। तो D2sp3 हाइब्रिडेशन हुआ, और D2sp3 हाइब्रिडेशन हुआ तो शेप कैसा आएगा, शेप होता है इसका ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए, ये 2 मेरे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मुझसे कहता है मैग्नेटिक नेचर निकालो, तो ये बताइए क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है अभी, नहीं। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, तो ये कैसा नेचर होगा, डायमैग्नेटिक। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मेरे पास होता है म्यू इक्वल टू, याद है आप लोगों को, √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये इसकी यूनिट होती है। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। जब इसका नेचुरली डायमैग्नेटिक है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो यहाँ पे, तो 0
0 + 2 कितना 0 आएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना है, म्यू इक्वल टू 0। ये देखिए। अब मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देखिए इस तरह समझिए आप, ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है इसने हाइब्रिडेशन के लिए क्या अंदर वाला या इनर वाला ऑर्बिटल यूज में लिया या फिर आउटर्स वाले यूज में लिए, बस आप देखेंगे ध्यान से तो इसके पास में आउटर शेल कौन सी थी, 4 वाली, सही बात है। तो इनर शेल कौन सी होगी, 3 वाली। तो ये बताइए कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या इनर शेल वाला बना है क्या, बिल्कुल बना है। देखो ये 3D वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। तो कहने का मतलब इसके हाइब्रिडेशन में इनर ऑर्बिटल्स काम में आए हैं। इनर ऑर्बिटल्स का मतलब है अंदर वाली शेल वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसकी आउटर शेल कौन सी, 4 वाली थी, इनर शेल कौन सी, 3 वाली। तो 3 वाली इनर शेल यूज में आई है इसकी। तो आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा मेरे पास कौन सा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सही बात है। अब बात करें लास्ट टॉपिक की, स्पिन की। तो याद रखिए जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं तो उसमें स्पिन जो होती है हाई होती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकेला है, कैसा भी रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी स्पिन हाई मानी जाती है। और जब पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो पेयरिंग में क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, तो इनकी जो स्पिन होगी वो लो मानी जाती है। भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिटल्स में होगा तो उसकी स्पिन कैसी रहेगी, फास्ट, ऐसी भी हो सकती है, हाई कर सकता है स्पिन। तो याद रखिए यहाँ पे इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसकी स्पिन क्या बोलोगे, इसकी स्पिन होगी लो स्पिन। तो कहने का मतलब है कि वो आपसे इनमें से हाइब्रिडेशन शेप, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मूवमेंट, कॉम्प्लेक्स, ये स्पिन कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैंने ये एग्जांपल बताया, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम ये सब कुछ करें। हमको स्पीड आना चाहिए, स्पीड में क्वेश्चंस करना आना चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कैसे करना है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ये देखिए, अब देखिए फटाफट से मैं क्वेश्चन करना सिखाऊंगा आप लोगों को। देखो जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास, CO NH3 का होल 6 3+, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है और मुझे इसके बारे में सब कुछ बातें निकालनी है। हाइब्रिडेशन क्या है, शेप क्या है, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो चलो सब चीज निकालते हैं। सबसे पहले काम क्या है, सैंड एटम पकड़ा मैंने, कोबाल्ट, कितना जेड होता है 27, कैसे लिखूंगा इसका बताइए, ऑर्गन 18, 3d7 4s2, 3d7 4s2, ये इसका कॉन्फिगरेशन लिखा है, ठीक है। कोबाल्ट के ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, निकाल सकते हो, CO+3 होगा तो कितना ले जाएगा, ऑर्गन 18, 3d6 4s0। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। निकालने के बाद में ये बताइए इसमें लिगेंड्स कैसा है, लिगेंड्स मेरे पास SF है, ध्यान से देखिए। डोनर एटम कौन सा N है, या आप सीरीज को भी याद रखें तो उस सीरीज में N क्या होता है, NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में पैरिंग होगी, मतलब D6 जो है मेरे पास, वो D6 कैसा दिखाई देगा वो आपको पैरिंग के बाद में 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये मैंने पेयर कर दी है, क्योंकि मेरे पास लिगेंड्स कैसा SFL था। आगे क्या बचा, 4SA, और क्या बचा है 4P, 4D भी रहा होगा, फिलहाल हमें उसकी अभी जरूरत नहीं है। 3D 4S 4P हो गया, ठीक है। अब आप ये बताइए इसके अंदर इसमें कितने लॉन पे डोनेट करने हैं मुझे, 6 NH3 अपना लॉन पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे लॉन पे देने के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज में आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब आप बोलोगे सर ये है D2sp3, तो D ऑर्बिटल्स, एक S और 3 P, 6 लॉन पे देने के लिए D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडेशन कौन सा बनाएंगे, D2sp3। शेप कैसा रहेगा, शेप रहेगा इसका ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, तो आप बोलोगे इसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप बोलोगे म्यू कितना होगा, 0 होगा। इसमें अंदर वाले ऑर्बिटल्स भी यूज में लिए गए हैं हाइब्रिडेशन के लिए, तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर मैं आगे बात करूं उसमें कोई अनपेयर नहीं होने की वजह से इसकी स्पिन कैसी रहेगी, लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें तो आप देख सकते हैं। और एक और एग्जांपल देखिए,
अगर इसी की जगह आपका COF6 3 माइनस आता। अब देखिए मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस करने की। ये क्वेश्चन देखा आपने, फटाफट कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी करेंगे। COF6 3 माइनस है, CO का Z कितना होता है इसमें 27 होता है। कैसे लिखें इसको बताइए। ऑर्गन 18 3D7 4H2। ऑक्सीजन स्टेट निकालना था, निकालिए। CO पे कितना आएगा +3 और +3 आएगा तो बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। ऑर्गन 18 3D6 4H0। भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव कर दिए। लिगेंड्स कैसा है, हैलोजन है, फ्लोरीन। तो ये कैसे लिगेंड्स होते हैं, वीक पे लिगेंड्स। इनकी प्रेजेंस में पैरिंग बिल्कुल नहीं होती, तो पैरिंग मत करिए, केवल इसको विदाउट पैरिंग लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 मैंने पैरिंग नहीं करी। 4S 4P और 4D। ये मेरे पास 3D था, ये मेरे पास 4S था, ये मेरे पास 4P था, ये 4D था। ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड्स के प्रेजेंस में मैंने पैरिंग नहीं करी। ठीक है। अब यह बताइए, यहाँ पे फ्लोरीन जो है मेरे पास 6 फ्लोरीन अपना लोन पे देना चाहते हैं, और लोन पे किसमें दिए जाते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे आप कौन से ऑर्बिटल वैकेंट रहेंगे मेरे पास 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडेशन के लिए। S ने, 3P ने और 2D ने। कहने का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3d2। ये देखिए शेप कैसा होगा इसका, शेप तो ऑक्टाहेड्रल, ये तो हम पहले लिख चुके। मैग्नेटिक नेचर कैसा होने वाला है इसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मैग्नेटिक नेचर होगा कौन सा, पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, अब देखिए निकाल सकते हैं हम आराम से इसमें। 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 4 प्लस 2 कितना आएगा, √24। और एक और आसान ट्रिक बताया था मैं आपको। म्यू का वैल्यू कितना होगा, म्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको जितने दिखते हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं 4, तो इसका आंसर भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी हो सकता है 4 पॉइंट में होगा आंसर इसका। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कभी कोई क्वेश्चंस का आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, रूट निकालना नहीं आ रहा, थोड़ा सा मतलब कि टाइम लगता है रूट निकालने में, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उतना डॉट समथिंग वही आंसर होगा आपका। ठीक है। इसका म्यू निकल गया। अब ये बताइए इसमें क्या इनर ऑर्बिटल्स यूज में लिए गए, नहीं, इसमें केवल 4 वाले ऑर्बिटल्स काम में लिए गए, केवल बाहर वाले। तो ये कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये मेरे पास होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसकी स्पिन कैसी रहेगी, हाई स्पिन। तो देखिए आप क्वेश्चन से आप फटाफट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद जब आप सीख जाओगे तो फटाफट से क्वेश्चन बना सकते हो। आप यहाँ तक की स्टेप अपने माइंड में कर सकते हो, लिखने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल। और यहाँ तक अगर आपने सोच लिया तो उसके बाद अपना भी आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार कैसे मुझे इसमें पैरिंग करना और किस तरह पैरिंग नहीं करना। ठीक है ना। चलिए इसमें आगे और बताया तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा देखिए यहाँ से। ये देखिए चलिए, तो कोऑर्डिनेशन 6 वाले मैंने आपको कंपाउंड्स बता दिए। कुछ कंपाउंड्स हो जाए चलो हमारे कौन से, कोऑर्डिनेशन 4 वाले। अब जैसे क्वेश्चन है NiCl का होल 4 2-। इसमें अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन कितना है, 4 है। ठीक है। क्या करना है, वही कंसेप्ट यूज करो। निकल का जेड कितना होता है 28, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका, ऑर्गन 18 3D8 4H2। ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, x -4 इक्वल टू -2, मतलब कि x की कितनी वैल्यू आएगी, +2 आएगी। आप निकाल सकते हो यहाँ पे x -4 इक्वल टू कितना, -2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +2। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ से रिमूव कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3D8 4H0। ठीक है। उसके बाद लिगेंड्स कैसा है, लिगेंड्स आपके पास में स्ट्रॉन्ग है वीक है, ये आपके पास लिगेंड्स कैसा है, वीक है। तो पैरिंग नहीं होगी यहाँ पे, तो पैरिंग मत करिए। तो 3D8 को ऐसे ही रखिए आप बिल्कुल, 1 2 3 4 5
6 7 8। हाँ, अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता तो मैं पैरिंग कर देता, बट ये वीक फील्ड लिगेंड से पैरिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ये 3d8 है, फिर 4s हो गया, फिर आगे आ गया 4k आ गया। 4 लिगेंड्स हैं तो 4 ही लोन पे दिए जाएंगे, और 4 लोन पे कहाँ दिए जाएंगे, खाली ऑर्बिटल्स पे। ये देखिए 3 और 4, ये 4 लोन पे दिए गए, Cl ने अपने लोन पे दिए। तो कौन कौन से, ये 3d था मेरे पास, ये 4s था ये मेरे पास, ये 4p था। कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज में आए हैं, एक s और 3p। कहने का मतलब कौन सा हैबिटेशन, sp3। sp3 हैबिटेशन शेप कैसा होगा इसका, टेट्राहेड्रल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके पास, तो उसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की बात करूं तो कितना निकलेगा, 2 2 + 2। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग का आंसर आएगा। आप देख सकते हो 2 पॉइंट जितना भी हो, 8 या 2.9 आंसर आएगा। क्या इसने लॉन पेयर लेने के लिए इनर ऑर्बिटल्स यूज में लिया, बिल्कुल नहीं, इसने कल आउटर ऑर्बिटल यूज में लिया, 4 वाला। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स रहेगा आपके पास, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे हम बात करें इसमें, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी स्पिन कैसी रहेगी, हाई स्पिन। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो आप यहां देख सकते हो इसको, जो बताया मैंने आपको NiCl का होल 4 ये 2 हो गया। अब आप एज्यूम करो कि यहाँ पे Cl की जगह अगर Cn होता, Cn साइनाइड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता तो पैरिंग हो जाती, पैरिंग होती तो आपके पास एक ऑर्बिटल खाली बचता, तो लॉन पे कहां दिए जाते, एक d में, एक s में और 2 p में, तो हाइब्रिडेशन कौन सा बनता, dsp2। फिर आपका शेप भी चेंज होता, स्क्वायर प्लेनर हो जाता, मैग्नेटिक नेचर कैसे हो जाता, डायमैग्नेटिक हो जाता, म्यू का वैल्यू 0 हो जाता, कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल हो जाता, स्पिन लो हो जाती। तो कहने का मतलब है डिपेंड करेगा लिगेंड्स किस नेचर का दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे आगे हम चलते हैं इसमें, देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये फेल हुई थी तो उसके बाद कौन सी आई थी, CFT आई थी। हालांकि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। उन एक दो क्वेश्चंस को आप या तो याद रख लीजिए, क्योंकि वो ड्रॉबैक्स के तौर पे याद रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन से क्वेश्चन है जहां आपको प्रॉब्लम आएगी, जिसमें आंसर आपका गलत आएगा, जो भी है ये देखिए ध्यान से, CuNS3 का होल 4 2+। इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस में आता है। CuNS3 का होल 4 2+। अब इसकी हम बात करें यहाँ पे, तो कॉपर Z कितना होता है 29, कॉन्फ़िगरेशन पता है कैसे लिखते हैं, ऑर्गन 18 3d10 4s1। याद होगा इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद पूरा 3d पड़ता है, तो 3d10 4s1 हो गया। कितना ऑक्सीजन स्टेट है इसका, +2, तो Cu+2 कितना जाएगा, ऑर्गन 18 3d9 4s0। ये देखिए Cu+2 का मतलब है यहाँ पे, Cu+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालिए, कितना हो गया 3d9, तो 3d9 4s0। अब यहाँ पे 3d9 को मैं लिखता हूं इस तरह, ये ना सॉरी, ये D हो गया मेरे पास, ये S हो गया आगे वाला, और ये P हो गया, ठीक है। 3d9 1 2 3 सॉरी एक एक करके पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में जनरली क्या होती है, पैरिंग होती है। लेकिन आप ये बताइए इसमें पैरिंग कहाँ हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन वो पेयर किसके साथ में करेगा, पेयर होने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए। क्या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास कहीं, नहीं, तो यह पेयर नहीं हो पाएगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस कैसे, ये केवल कॉपर के केस में आता है। कॉपर के केस में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्या बचेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। कॉपर के केस में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा और लिगेंड्स कैसा हो, लिगेंड्स हो आपके पास SFL, तो SFL की प्रेजेंस में उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, और एनर्जी हाई होने के रीजन में वो आगे जंप कर जाता है, जो आगे वाली शेल से उसमें जंप कर जाएगा।
याद रखिएगा, इसको मैं आपको CFT में एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। बाकी इसमें एक ऐसे ड्रॉबैक ही याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, कॉपर वाले केस में जब आपका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो 3d9 हो, उसमें अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से वो एनर्जी लेकर वो आपके आउटर वाली शेल में जंप कर जाता है। और जब जंप कर जाता है तो यहां पे हम देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे मेरे पास 9, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन से उसको आगे जंप करा दूं, ये एक इलेक्ट्रॉन से आगे जंप कर जाएगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जंप करने के बाद वो हो चुका है इसमें, देखिए। तो आपके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली रह गया अब यहाँ पे, कितने लोन पे देने हैं 4, तो 1 2 3 4, हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा D S P, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सारे क्वेश्चंस आप इजीली बना लोगे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन इजीली बना लोगे। बस एक केस याद रखना, कॉपर वाला 3d9 वाला जब पे केस आए उसमें अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो, अब ये जरूरी नहीं कि NH3 हो, NH3 की जगह आपका CN भी आ सकता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। उस प्रेजेंस में आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसको आगे जंप कराना है, नहीं कराओगे तो आपका आंसर बनेगा sp3 जो कि गलत होगा, जबकि आंसर क्या आएगा इसका रियल में dsp2। शेप कैसा हो जाएगा इसका, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं 1% 2% क्वेश्चन ऐसे कभी मिल सकते हैं आपको जब आप कोई एक्स्ट्रा बुक लगाओगे तो उसमें, कि जिसमें आप कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दे रखा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के प्रेजेंस में पेयरिंग कराने पर आपका हाइब्रिडेशन मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं करने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा है कि कोऑर्डिनेशन फॉर्म में dsp2 या फिर sp3 होता है, और पेयरिंग कराने के बाद आपका d3s हो गया जो कि हमारा वैलिड ही नहीं है हाइब्रिडेशन, तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं कराएंगे, उसको एज ए एक्सेप्शनल केस मानते हो आप, पेयरिंग नहीं कराएंगे वहाँ पे फिर, ठीक है ना। कहने का मतलब है पेयरिंग आप कराइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से पेयरिंग कराइए, लेकिन पेयरिंग कराने के बाद आपका हाइब्रिडेशन बनना चाहिए फिर, और हाइब्रिडेशन कौन सा बनना चाहिए, जो वैलिड होता है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन से आप लगाइएगा इस पर, ठीक है, और ट्राई करके मुझे बताइएगा कौन सा क्वेश्चन से। ये देखिए, एक तो आप लोग NiCN का होल 4 2-, इस क्वेश्चन को बनाइए। एक आप ZnNH3 का होल 4 2+, इसको बना के देखिए। एक आप COSCN का होल 4 2-, इसको करके देखिए। FeCO का होल 5, इसको बना के देखिए। NiCN का होल 5 3-, इसको बना के देखिए, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार बना के देखिए कि इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन आता है, कौन सा शेप आता है, कैसा मैग्नेटिक नेचर आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा आता है, कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, स्पिन कैसी होती है, वो सब चीज़ आप डिटरमाइन करिए और इन क्वेश्चंस को बना लीजिए, फटाफट बन जाएंगे क्वेश्चंस आपके। उसके बाद में आपके पास जो वर्कशीट हो, जो आपके पास मॉड्यूल हो, उसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट जो भी क्वेश्चंस दिखे आप उसको अप्लाई करिए, पीपीटी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बनेंगे क्वेश्चंस। बट याद रखेगा, एक तो कॉपर वाला केस वही इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात, किसी में अगर किसी क्वेश्चन में CFT का नाम है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFSE, उस क्वेश्चन को अभी स्किप करेगा। स्किप का मतलब है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको CFT पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो VBT से जितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं आप बनाइए क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।